नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है उदेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। टीएनसी एडवांस सीरीज की दोस्तों हमारी ये 101वीं क्लास है और अभी तक हमने टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर ओबीजी, एंडोक्राइन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, न्यूट्रिशन, रीनल सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, इंटीग्यूमेंट्री और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमने क्या कर लिया दोस्तों, अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं हमारी अगली क्लास की तरफ। और अब हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ये हमारी आज 22वीं क्लास है, 22वीं क्लास है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपके सामने। What clinical indicator is important for the nurse to assess after a client undergoes a submucosal resection for a deviated septum? एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको प्रॉब्लम क्या है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, डीएनएस की प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी हुई है। सर्जरी का क्या नाम है, सब म्यूकोसल रिसेक्शन। ठीक है, सर्जरी का क्या नाम है दोस्तों, सब म्यूकोसल रिसेक्शन है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, फिर मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। तो व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर इज इंपॉर्टेंट, तो जिस पेशेंट की मान लो उसकी सब म्यूकोसल रिसेक्शन सर्जरी हुई है, उस पेशेंट के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। पहला दे रखा है कि भाई उसको ऑक्सीपिटल हेडेक देखने को मिल सकता है। सेकंड दे रखा है पेरी ऑर्बिटल जो क्रेपिटस है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड देखने को मिल सकता है या चेंजेस इन वोकलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर है दोस्तों वो होगा एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अभी हम इसको समझते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डेविएटेड नेजल सेप्टम की। क्या होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, आप लोगों ने सबने लगभग इसका नाम तो सुना ही होगा अच्छे से। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम, भाई नेजल जो सेप्टम है दोस्तों वो हमारे बिल्कुल किस में पाया जाता है, मिड लाइन में पाया जाता है। लेकिन अगर नेजल सेप्टम राइट या लेफ्ट साइड में किसी भी साइड क्या हो जाए दोस्तों, डेविएटेड हो जाए या दोनों साइड हो जाए, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डेविएटेड नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या हो गया कि एक ऐसा सेप्टम जो कि किस में नहीं है, मिड लाइन के अंदर नहीं है, नॉट इन मिड लाइन, एंड दैट इज डेविएटेड टू वन साइड, चाहे वो इधर हो या दोनों साइड क्या हो जाए दोस्तों, डेविएटेड हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, डेविएटेड सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो लिख लो सेप्टम, सेप्टम दैट इज नॉट इन द मिड लाइन, सेप्टम दैट इज नॉट इन द मिड लाइन पोजिशन एंड डेविएटेड टू वन साइड। ठीक है, कोई भी साइड डेविएटेड हो सकता है दोस्तों, ये जैसे राइट साइड भी हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड भी हो सकता है या फिर दोनों साइड भी हो सकता है, तो बोथ भी हो सकता है। तो राइट, लेफ्ट और बोथ साइड क्या हो सकता है दोस्तों, ये डेविएटेड हो सकता है। पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसमें, वो बनता है इसके कोजेज के ऊपर कि इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है। ठीक है, तो इसके जो कोजेज की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा होने के कारण क्या होता है दोस्तों, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है। कई बार तो ऐसे मान लो कि जब वेजाइनल डिलीवरी होती रहती है ना, उस दौरान ही बच्चे को क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रॉमा हो जाता है। कोई माइक्रो फ्रैक्चर होगा और वो जो माइक्रो फ्रैक्चर है दोस्तों उसके कारण क्या होता है, डेविएशन होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो बस आप इतना सा जरूर ध्यान रख लेना कि डेविएटेड नेजल सेप्टम कैन अकर ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी के दौरान भी ये हो सकता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन जो कोज है दोस्तों दैट इज ट्रॉमा। तो मोस्ट कॉमन कोज इसका जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, आपका ट्रॉमा आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हो सकता है, कई बार जो बच्चे हैं ना उसके अंदर जो पैलेट है वो सही से नहीं बनता, और पैलेट के कारण भी क्या होता है दोस्तों, जो पैलेट ऊपर उठने के कारण भी ये जो नेजल सेप्टम वो क्या हो जाता है, डेविएटेड हो जाता है। तो एक दूसरा इसका जो कोज हो सकता है वो क्या हो सकता है कि भाई डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ऑफ द पैलेट भी इसका रीजन हो सकता है। तो दूसरा होता है डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ऑफ पैलेट। ठीक है, जो पैलेट है दोस्तों उसकी डेवलपमेंटल जो डिफॉर्मिटी है वो भी इसका क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है। आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा कि भाई कई सारे लोग हैं उनको कह देते हैं, तो ज्यादातर जो केस है ना दोस्तों, कई केसेस के अंदर ये मैक्सिमम क्या रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। और जब भी ये एसिम्प्टोमेटिक रहे तो उस कंडीशन के अंदर इसको कोई भी सर्जरी की नीड भी नहीं होती है। अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तभी हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्जरी करते हैं। तो अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में दोस्तों ये मैक्सिमम क्या रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। और ध्यान रखना आपको, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो सर्जरी की भी नहीं जाती है ना, तो सर्जरी की नीड नहीं है। अगर कोई करवाना ही चाहिए तो वो अलग बात है, तो नो नीड ऑफ सर्जरी। लेकिन दोस्तों अगर ये ऐसे नहीं कि जब तो दिखाई नहीं देता, आप सोचो बिल्कुल दिखाई देना चाहिए एकदम ये हो, ठीक है, बिल्कुल
जब ईएनटी का जो डॉक्टर देखता है ना तभी पता लगता है कि भाई इसको डायबिटीज है। कई बार तो ये दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता है बाहर से, लेकिन जब उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं तब पता लगता है। दूसरा क्या है दोस्तों, एसिम्टोमेटिक है, तो दूसरा हो गया सिम्टम्स, भाई इसके अंदर सिम्टम्स भी आते हैं। तो सिम्टम्स कई पेशेंटों के अंदर बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये देखने को मिलता है। तो सिम्टोमेटिक में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट के अंदर जैसे जो साइनस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है, एयर की वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आती है यहाँ से ना, तो साइनोसाइटिस हो जाएगा, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, एपिस्टेक्सिस होने लग जाता है, ठीक है, एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम, नेजल जो ब्लीडिंग है वो होने लग जाती है, ठीक है, सूंघने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, डेविएटेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ही जो ईयर के अंदर भी जो इन्फेक्शन दोस्तों उसके ट्रांसमिट होने के होते हैं, चांसेस रहते हैं। तो मिडिल ईयर जो इन्फेक्शन है वो भी देखने को मिलता है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन भी क्या होता है दोस्तों, देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ पेशेंट के अंदर तो हेडेक भी देखने को मिल सकता है, हेडेक। तो ये इसके क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हेडेक आंसर नहीं आएगा, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको पूछ रहे हैं कि सर्जरी के कारण क्या क्या देखने को मिलेगा सर्जरी के बाद में। यहाँ पर ये डिजीज का सिम्टम बता रहा है कि भाई इस डिजीज के अंदर हेडेक, साइनोसाइटिस, एपिस्टेक्सिस, एनोजमिया, ठीक है, और मिडिल ईयर इन जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो क्या होता है देखने को मिलता है। तो इस चीज में दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। इसकी जो सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 सर्जरी होती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें तो एक की बात कर रखी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो सर्जिकल अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 2 सर्जरी होती हैं। एक जो सर्जरी होती है दोस्तों दैट इज सेप्टोप्लास्टी, सेप्टोप्लास्टी सर्जरी होती है, और दूसरी जो सर्जरी है वो आपको दे ही रखी है, एसएमआर, ठीक है, जो सब म्यूकोसल रिसेक्शन है। तो ये 2 सर्जरी, इनके नाम जरूर याद रख लेना, ज़्यादा भी नहीं, तो सिंपल से एक ध्यान रखना कि जो नेजल सेप्टम अगर उसकी एक साइड इंसिजन बनाया जाता है ना तो वो सेप्टोप्लास्टी कहलाता है, और अगर दोनों साइड इंसिजन बनाया जाता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, एसएमआर कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इंसिजन इज मेड ऑन वन साइड, बस इतना एक लाइन याद रख लो, इंसिजन इज सेप्टम, मतलब सेप्टम को प्लास्टी करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, तो इंसिजन इज मेड ऑन वन साइड। बस सिंपल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं इतनी, है ना। और इंसिजन इज मेड ऑन बोथ साइड, मेड ऑन बोथ साइड। सर्जरी के बाद में क्या होता है दोस्तों कि सर्जरी के बाद में मान लो कि वहां पर क्या होने लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, तो 2 केसेज होंगे। ब्लीडिंग होने के कारण क्या, तो जो पेशेंट है ना उस ब्लड को क्या करता है, स्वेलो कर लेता है, तो स्वेलोविंग देखने को मिलेगी बार बार, वो कहेगा कि कोई फ्लूइड आ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, स्वेलो कर रहा हूँ। तो एक तो क्या, तो स्वेलोविंग देखने को मिलेगी, या फिर दोस्तों उसका जो ब्लड है वो माउथ के द्वारा क्या होगा, बाहर आएगा। तो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन हैं ये, ठीक है, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन है ये, सिम्टम्स नहीं है ये। तो एक तो फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग स्वेलोविंग देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग देखने को मिलती है, बार बार वो क्या करता है, स्वेलो करता है, तो क्योंकि ब्लीडिंग होती है, अंदर जाता है ब्लड, जब ओरोफेनिक्स में आता है फिर उसके बाद में उसको स्वेलो कर लेता है, तो वो कहता है कि कुछ फ्लूइड आ रहा है और मैं उसको बार बार स्वेलो करने को देखने को मिलता है, या फिर वो बाहर निकलेगा तो एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, और ब्लड। इसलिए हम सर्जरी के बाद में ना पेशेंट के अंदर ये दोनों सिम्टम्स देखते हैं कि कहीं बार बार वो फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग तो नहीं कर रहा है, या फिर दोस्तों जो जो ब्लड है उसके अंदर वो क्या बाहर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे हिमोप्टाइसिस होता है तो उसकी तरह ब्लड क्या होगा, बाहर आता है, ठीक है, जैसे कफिंग के साथ बाहर आए, या फिर सिंपल ब्लड बाहर आए, उसके माउथ के अंदर ब्लड आ जाए, तो एक्सपेक्टोरेशन ऑफ जो ब्लड है दोस्तों वो भी क्या होता है इसके अंदर देखने को मिलता है। बस इतना ही आपको समझना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं, आपको पता है, लेकिन इसमें दे रखा था तो मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में ये बता दिया, तो एक बार इसको देख लो। तो जो क्वेश्चन था दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, ठीक है। बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन इतना चेंजेस नहीं आता है ज़्यादा, तो चेंजेस इन स्पीच में थोड़ा सा हो सकता है लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये नहीं आएगा राइट आंसर। हेडेक जो है उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसका, इसके कारण डेविड नेल सेप्टम के का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि सर्जरी का, जबकि ये सर्जरी का पूछ रहा है कि क्या इंडिकेट करेगा, किस चीज़ को हम इंडिकेटर क्या चीज़ देखेंगे हम सर्जरी के बाद में, ठीक है। तो ये इसलिए ये नहीं आएंगे, क्रेपिटस भी नहीं आएगा, लीकेज ऑफ एयर होने लग जाती है तो उसे हम क्रेपिटस के नाम से जानते हैं, तो वो भी नहीं देखने को मिलता। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द ब्लड। तो लिख लो, लिखो, डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए, डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए की जाने वाली की जाने वाली सब म्यूकोसल सब म्यूकोसल सर्जरी के बाद सर्जरी के बाद क्लाइंट में फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग
एंड एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड के लिए क्लाइंट में ब्लड को असेस करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए नर्स मस्ट स्टैब्लिश एंड मेंटेन एन एयरवे इन ए क्लाइंट हु हैज एक्सपीरियंस्ड ए नियर ड्राउनिंग इन द ओशियन। ठीक है, कोई डूब रहा था उसको बचा लिया गया, तो वो क्लाइंट क्या कहलाते हैं? नियर ड्राउनिंग कहलाते हैं। नियर ड्राउनिंग इन द ओशियन, डूबने के बाद में उस क्लाइंट को बाहर निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं, तो उसे नियर ड्राउनिंग इन द ओशियन कहलाते हैं। तो एक नर्स है, वो क्या करना चाहिए एयरवे के लिए? फॉर विच पोटेंशियल डेंजर शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। तो ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो मैं एक दिन मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। एक तो क्या कॉम्प्लिकेशन आया था कि देखो ओशियन का जो वाटर जो होता है ना, वो सोल्टी होता है। ठीक है, ओशियन का जो वाटर जो होता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है? सोल्टी वाटर होता है। और सोल्ट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ज्यादा है। और कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ओस्मोटिक प्रेशर, एक क्वेश्चन और आया था ऐसा ही हमारे पास कि भाई कौन सा जो पेशेंट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है। उसमें भी ये था कि ओशियन के अंदर कोई पेशेंट डूब रहा है, उसके अंदर ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ओस्मोटिक क्या करता है दोस्तों? आयन ज्यादा होंगे तो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ओस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि जो वाटर है उसको खींचता है, तो ब्लड के अंदर जो वाटर है वो लंग्स के अंदर आ जाता है। तो लंग्स के अंदर वो वाटर आएगा तो ब्लड के अंदर, तो इसके कारण दो चीजें देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्लाइंट आपको दें कि जो कि डूब रहा है ओशियन के अंदर, तो सोल्टी वाटर है, तो वहां पर दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो उस क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड का वो जो वाटर वो लंग्स के अंदर आएगा। एक दोस्तों वो जो वाटर है वो कहाँ आ गया? लंग्स के अंदर आ गया। अब लंग्स के अंदर आएगा तो लंग्स के अंदर वो क्या कोज करेगा? एडिमा कोज करेगा, क्योंकि ज्यादा फ्लूइड होगा, ज्यादा वाटर आएगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि इसके कारण क्या, तो आपको ऑप्शन में वो हाइपोवोलेमिया देगा, क्योंकि ब्लड के अंदर जो वाटर है वो लंग्स के अंदर चला गया। ठीक है, तो ब्लड में कम हो गया तो वहां पर तो हाइपोवोलेमिया होगा, और लंग्स के अंदर क्या होगा दोस्तों? पल्मोनरी एडिमा। तो ध्यान रखना, ओशियन के अंदर नियर ड्राउनिंग वाले जो क्लाइंट हैं, ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण, सोल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण ऐसे पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज पल्मोनरी एडिमा। तो लिख लो, देखो ओशियन में नियर ड्राउनिंग वाले क्लाइंट में सोल्टी वाटर होने के कारण ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ओस्मोटिक लंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाता है ना, ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जो कि पल्मोनरी एडिमा कोज करता है, जो कि पल्मोनरी एडिमा कोज करता है। तो पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्स इज केयरिंग फॉर ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट। एक क्लाइंट है दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव है, हु हैड जनरल एनेस्थीसिया। इस क्लाइंट के अंदर क्या हुआ है कि उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था सर्जरी के दौरान। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है, मतलब उसकी सर्जरी हो चुकी, सर्जरी से वो आया और सर्जरी के बाद उसको क्या दिया गया दोस्तों? जनरल एनेस्थीसिया उसको दिया गया। वोट इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में प्रिवेंट एन एक्यूमुलेशन ऑफ द सीक्रेशन। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि पहली चीज देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली चीज में दे रखा है इंडिपेंडेंट, मतलब कि इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब कि डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है, कि डॉक्टर का नो नीड ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, नो नीड ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम जानेंगे इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन के नाम से जानेंगे, कि भाई हम खुद कर सकते हैं ये, हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। मे प्रिवेंट एन एक्यूमुलेशन ऑफ द सीक्रेशन, कि भाई जो सीक्रेशन जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिनके कारण एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उसे कम करने के लिए जो नर्स है वो कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है दोस्तों जिसको क्या कर सकती है? इंडिपेंडेंटली कर सकती है, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर सकती है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पोस्चुरल ड्रेनेज, कपिंग द चेस्ट, ठीक है, मैंने आपको कपिंग द चेस्ट पढ़ाया हुआ है, ऐसे करके मैंने बताया ना, इस प्रकार से करते हैं। एंड नेजोट्रैकियल सक्शनिंग और फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द पोजीशन। ठीक है, अब आप
पहली चीज तो देखो, तीनों ये जो चीजें जो होती है ना, इनके अंदर क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। तीनों के अंदर ही प्रेस्क्रिप्शन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। नेजोट्रैकियल सक्शनिंग तो वैसे भी नहीं आएगा, मान लो, क्यों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ द सीक्रेशन, ये एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट नहीं करता, ये तो एक्यूमुलेट होने के बाद बाहर निकालने में हेल्प करता है ना। तो नेजोट्रैकियल सक्शनिंग तो वैसे भी नहीं आएगा। और इन दोनों के लिए क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्रिप्शन जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द पोजीशन, कि भाई बार बार चेंज जब हम पोजीशन करते हैं तो एक जगह पे जो सीक्रेशन वो क्या नहीं होता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है। तो इसके द्वारा जो नर्स है दोस्तों, वो एक्यूमुलेशन ऑफ सीक्रेशन को क्या कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, फिर मैं और चीजें पढ़ाऊंगा। तो लिखो, देखो, जनरल एनेस्थीसिया के बाद, जनरल एनेस्थीसिया के बाद, थीसिया के बाद फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज के द्वारा, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग, पोजीशन चेंजिंग के द्वारा नर्स पेशेंट में सीक्रेशन एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कर सकती है, सीक्रेशन एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कर सकती है, एवं एंड यह एक इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है, ठीक है। हर चीज इंक्लूड कर ली हमने, शायद कुछ बचा नहीं है इसमें, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया, देखो, लोकल एनेस्थीसिया एक साइड पे दिया, ठीक है। रीजनल मतलब एक पूरे एक रीजन को हमने वो किया, एनेस्थाइज किया। एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सेंसेशन को खत्म करना। और जनरल का मतलब पूरी बॉडी की सेंसेशन को अगर हम खत्म कर रहे हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, जनरल एनेस्थीसिया कहलाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने पर क्या क्या होगा क्लाइंट के अंदर, पहली चीज ये सुनो। पहली बात क्या होगा दोस्तों, क्लाइंट के अंदर जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर 4 ऑप्शन भी होंगे तो भी यही आएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। जो क्लाइंट है दोस्तों, एनेस्थीसिया देने के बाद उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, तो लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ये कॉन्शियसनेस का काम करेगा। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उस पेशेंट की मेमोरी लॉस होगा उस समय जब एनेस्थीसिया रहती है उसको, तो वो क्या होता है, एमनेसिया की कंडीशन हो जाती है, तो एमनेसिया की लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। उस दौरान उसको दर्द भी नहीं होगा, तो ये एनाल्जेसिक भी काम करेगा, एनाल्जेसिक्स का भी काम करेगा, ठीक है। उसके जो रिफ्लेक्सेज हैं दोस्तों, वो भी क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्स भी हो जाएगा। जब सेंसेशन ही नहीं है तो रिफ्लेक्स कहाँ से रहेंगे, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्स भी होगा। और मसल्स भी क्या हो जाती हैं दोस्तों, उसकी रिलैक्स हो जाती हैं, तो मसल्स रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, मसल्स रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये 5 चीजें देखने को मिलेंगी आपको जनरल एनेस्थीसिया में। इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सारे ऑप्शन भी दे रखे हों कि भाई व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया, तो मेन हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, लॉस ऑफ जो कॉन्शियसनेस है उसको हम क्या कर देते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये इंडिकेट किया जाता है, इसलिए ये किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट भाई जनरल एनेस्थीसिया दिया कैसे जाता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टेप्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेप्स, ठीक है। एनेस्थीसिया देने से पहले हमेशा जो पेशेंट है दोस्तों, उसका क्या किया जाता है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पीएसी, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, प्री एनेस्थेटिक चेकअप। इस प्री एनेस्थेटिक चेकअप के अंदर हम हर चीज चेक करते हैं दोस्तों। हम हर चीज चेक करेंगे कि भाई उसका एक्सरे ठीक है, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक हैं, उसके ईसीजी ठीक हैं, उसके जो वायरल मार्कर्स हैं वो सब चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज तो नहीं है, तो मेन चीज ये ध्यान रखना, ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी जब डिजीज होती है, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है जनरल एनेस्थीसिया का, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, तो पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी डिजीज वाले पेशेंट को क्या नहीं दे, जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे। तो इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम अवॉइड करते हैं। तो वैसे तो पीएससी के अंदर हर चीज़ चेक की जाती है, लेकिन मेन फोकस आप रेस्पिरेटरी डिजीज के ऊपर करोगे। हर चीज़ चेक करते हैं, सारी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे, हीमोग्लोबिन ठीक है, नॉर्मल है या नहीं है, लेफ्टी चेक करेंगे, केएफटी चेक करते हैं, वायरल मार्कर चेक करते हैं, चेस्ट एक्सरे चेक करते हैं, ईसीजी चेक करते हैं। तो वो सब चीज़ें हम क्या करते हैं दोस्तों, असेस करते हैं, ठीक है।
एलर्जी चेक करते हैं, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है उसको, ठीक है, जो एजेंट दिया जा रहा है उससे तो एलर्जी नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो वो ये चीज़ क्या कहलाती है दोस्तों, पीएससी कहलाती है। तो पहली जो स्टेप होगी दैट इज पीएससी। इसके बाद दोस्तों जैसे मान लो पेशेंट ओटी में जाता है ना, उससे पहले ही वाली, जब जैसे आज आज सर्जरी होने वाली है, तो आज की जो रात जो है दोस्तों, उससे पहले वाली जो रात होती है, मतलब सर्जरी से पहले वाली, तो उसी रात को हम क्या कर देते हैं, पेशेंट को मेडिकेशन देना स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्री मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्री मेडिकेशन। हम जानते हैं कि पेशेंट है, मान लो उसकी सर्जरी होने वाली है, उसको डर होगा, तो सर्जरी के कारण जनरल एनेस्थीसिया देखो, एक तो सर्जरी से पहले दे सकते हैं हम, ठीक है, इसके अलावा ईसीजी से पहले भी कई बार दिए देते हैं, सॉरी ईसीजी बोल रहा हूँ मैं, ईसीटी, ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उससे पहले भी देते हैं। और एक ऐसा पेशेंट जिसके अंदर जो सीजर है दोस्तों वो सही हो ही नहीं रहे, स्टेटस एपिलेप्टिकस के नाम से जानते हैं कि भाई उसके अंदर एपिलेप्सी आ रहा है, आपने हर चीज़ देकर उसको ठीक करने की कोशिश कर ली, लेकिन उसकी एपिलेप्सी नहीं जा रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो 3 इंडिकेशन मैंने बता दिया, ठीक है, सर्जरी के दौरान देते हैं, इसके अलावा हम किसके अंदर देते हैं दोस्तों, आपका जो ईसीटी और स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब प्री मेडिकेशन बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो जो पेशेंट है दोस्तों, उसको पता है कि भाई मेरी सर्जरी होने वाली है, कल सुबह होते ही मेरी सर्जरी हो जाएगी, पेशेंट किस में आ जाता है दोस्तों, एंजाइटी के अंदर आ जाता है। और एंजाइटी के कारण जो उसके वाइटल्स हैं वो भी सब क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो पेशेंट है दोस्तों, हम उसको कोशिश करते हैं कि भाई उसको एंजाइटी नहीं हो, तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं। तो एक तो उस पेशेंट को हम किसके लिए ड्रग देंगे, एंजाइटी के लिए देंगे, तो एंजाइटी के लिए ड्रग देंगे, ठीक है। एक पेशेंट को हो सकता है दोस्तों पेन हो, क्योंकि सर्जरी हो रही है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको क्या हो सकता है दोस्तों, पेन हो सकता है। एक ऐसे पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है, तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एंटी इमेटिंग देंगे, तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सीक्रेशंस जो होते हैं ना वो भी ज़्यादा होते हैं, सीक्रेशंस ज़्यादा होने लग जाएँ तो वहाँ पर क्या होगा, एस्पिरेशन का चांसेस हो जाएगा। जब सर्जरी होती रहेगी उस दौरान एस्पिरेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे। तो उसके दौरान हम क्या करेंगे, जो सीक्रेशंस हैं उनको भी कोशिश करते हैं वो क्या हो, कम से कम हो, तो उसके लिए भी हम क्या देंगे, ड्रग देंगे। तो 4 चीज़ों को तो कम से कम ध्यान रखना, एंजाइटी, पेन, वॉमिटिंग और सीक्रेशन। अब जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, उनको तो ज़्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। देखो एंजाइटी के लिए आपको पता है रिड्यूस करने के लिए हम, आप हॉस्पिटल में काम करते हो, सब बच्चे जानते हो कि उनको ना उस रात को हम क्या, डॉक्टर एल्प्रेक्स टैबलेट लिख के जाता है, एल्प्राजोलम साल्ट आता है, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी है इसकी, है ना, तो बेंजोडाइजेपिन देते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे एल्प्राजोलम एल्प्रेक्स के नाम से आती है, 0.25 टू 0.5 mg देते हैं। कोई डॉक्टर 0.25 mg लिख जाते हैं, कुछ 0.5 लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर आती है। इसके बाद पेन को कम करने के लिए क्या दे सकते हो आप, एनाल्जेसिक ओपिएट्स देते हैं, ठीक है, ओपिएट्स, जैसे कि मान लो फैंटानिल, एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो तो फैंटानिल, ठीक है। इसके बाद वोमिटिंग को कम करने के लिए हम देते हैं दोस्तों, एक तो देते हैं ओंडासेट्रोन या फिर मेटोक्लोप्रोमाइड देंगे, मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है, ओंडासेट्रोन या फिर मेटाक्लो क्या देते हैं, प्रोवाइड देते हैं। सीक्रेशंस को कम करने के लिए क्या देंगे दोस्तों, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं भाई, अभी तो पेशेंट गया भी नहीं है, उसको कोई एनेस्थीसिया दिया भी नहीं गया है, तो एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग देते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोपायरोलेट देते हैं, ठीक है। एक चीज और देते हैं एट्रोपिन, बट एट्रोपिन को कम प्रेफर किया जाता है, एट्रोपिन भी दे सकते हैं बट ज़्यादा प्रेफर किसको किया जाता है, ग्लाइकोपायरोलेट को किया जाता है। तो पहला ध्यान रखना आप ग्लाइकोपायरोलेट देते हैं, ठीक है, ये सीक्रेशंस को कम करने के लिए। तो इसे किस नाम जानते हैं, प्री मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। जस्ट जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं दोस्तों, उससे पहले हम तीसरी जो स्टेप है, तीसरी होगी ना, चौथी होगी, चौथी है, तीसरी, हाँ, तीसरी जो स्टेप है दोस्तों वो आती है प्री ऑक्सीजनेशन, प्री ऑक्सीजनेशन। एक्चुअली में जब हम पेशेंट को दोस्तों जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ना, उससे पहले हम पेशेंट को क्या करने की जरूरत पड़ती है, मान लो हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो पेशेंट को इंट्यूबेट करने के दौरान मान लो इंट्यूबेशन में टाइम लगता है, तो पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना जरूरी होता है। तो हम 100% ऑक्सीजन से क्या करते हैं, उसको प्री ऑक्सीजनेट करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़े, ठीक है, जो फंक्शनल जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो क्या हो दोस्तों, इंक्रीज हो। तो इसलिए पेशेंट को क्या किया जाता है, 100% ऑक्सीजन के द्वारा प्री ऑक्सीजनेट किया जाता है 8 to 10 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए 100% ऑक्सीजन देंगे। अब आज का मेरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम कौन कौन सी टेक्निक ऐसी होती है जिससे हम 100% ऑक्सीजन क्लाइंट को दे सकते हैं, आप मुझे ये बताओ आप, ठीक है। जो मैंने आपको बताई हुई हैं, जो डिवाइसेज जो बताई हैं दोस्तों, आपको उनको ये बताना है कि 100% जो ऑक्सीजनेशन है वो किस किस डिवाइस के द्वारा क्या हो सकती है दोस्तों, दी जा सकती हैं।
इसके कई सारे फायदे होंगे। देखो ऑक्सीजन चली जाएगी, अगर नाइट्रोजन जैसे हम मान लो एनवायरमेंट से लेते हैं यार, उसमें तो नाइट्रोजन भी होती है, तो जो नाइट्रोजन जो होती है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डी नाइट्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा, जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, फंक्शनल रेजिडुअल जो कैपेसिटी है दोस्तों, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजनेट करते हैं, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, प्री ऑक्सीजनेट के नाम से जानते हैं। तो तीसरी स्टेप क्या होगी दोस्तों, आपकी प्री ऑक्सीजनेट हो गई। अब हम क्लाइंट को क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया स्टार्ट करेंगे देना, तो इसे हम बोलते हैं प्री इंड्यूस। कि पूरी ड्रग तो एक साथ थोड़ी देंगे ना, वो तो मेंटेनेंस में दी जाती है बाद में, जब वो पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मेंटेनेंस में देते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका इंड्यूसिंग द क्लाइंट, इंड्यूसिंग द क्लाइंट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लाइंट को एनेस्थीसिया के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंड्यूस करेंगे क्लाइंट को। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इंड्यूसिंग द क्लाइंट के नाम जानते हैं। अब इंड्यूसिंग जो कई तरीके से किया जा सकता है क्लाइंट को, मतलब कि कई सारी टेक्निक होती है भाई, आईवी दे सकते हो आप, ठीक है, आप इनहेलेशन टेक्निक के द्वारा दे सकते हो। इनहेलेशन के अंदर भी आप क्या दे सकते हो, गैस दे सकते हो, या फिर वोलेटाइल जो लिक्विड है उनका आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसे हम आप इस प्रकार से बांट लो भाई, इंड्यूसिंग क्या तो किसके द्वारा किया जाएगा, इनहेलेशन के द्वारा किया जाएगा, इनहेलेशन के द्वारा मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाएगा, या फिर हम कैसे दे सकते हैं दोस्तों, आईवी दे सकते हैं। अब इनहेलेशन है वो भी दो प्रकार से दिया जा सकता है, क्या तो गैस के द्वारा या फिर वोलेटाइल लिक्विड के द्वारा, वोलेटाइल लिक्विड। देखो वोलेटाइल लिक्विड में गैस में क्या अंतर है, गैस का मतलब वो हैवी गैस में ही और पेशेंट के अंदर जाएगी तब भी गैस ही है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वो है तो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब वो बाहर निकलेगी तब वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, ठीक है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, वोलेटाइल लिक्विड के नाम से जानते हैं, ठीक है। कई गैसेज होती हैं सीएनजी वीएनजी शायद इन्हीं में आती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, वो रहती है तो लिक्विड फॉर्म में, जब बाहर निकलती है तो किस फॉर्म में निकलती है, गैस फॉर्म में निकलती हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हम आईवी भी दे सकते हैं। तो एक गैस हो गया, एक क्या हो गया दोस्तों, वोलेटाइल लिक्विड हो गया। गैस के अंदर आप कौन कौन सी गैस दे सकते हो, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड दी जा सकती है, तो N2O, ठीक है। तो बस आप अच्छे से लिख देता हूँ, तो एक दो गैस याद रख लेना, ज़्यादा भी नहीं याद रखो। तो N2O यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रग है दोस्तों, जैसे कि गैस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, जीनोन यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ करते हैं हम साइक्लोप्रोपेन, 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 ठीक है। तो दो तीन तो कम से कम याद रख लो, तो और ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। अब वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब पेशेंट के अंदर जाएंगे तो उस समय क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। तो ईथर का आपने शायद सब नाम सुना होगा, हेलोथेन का नाम सुना हुआ होगा, हेलोथेन। एक दो तो कम से कम नाम ज़्यादा याद रख लो, ज़्यादा पूरे ज़्यादा याद हो भी नहीं ना, तो एक दो नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूछ लेते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना आप, एक सेवोफ्लूरेन याद रखना, सेवोफ्लूरेन, ठीक है। क्योंकि ये इरिटेट नहीं करता है, ऐसे कहते हैं कि भाई ये थोड़ा सा स्वीट होता है, स्वीटनिंग होता है, जो पेशेंट है उसको ज़्यादा इरिटेट नहीं करता जब इनहेलेशन के दौरान अंदर जाता है। तो सेवोफ्लूरेन को क्या करते हैं, ज़्यादा इसको वो करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं ना, यूज करते हैं, इसलिए इसको तो जरूर याद रख लेना आप कम से कम। नेक्स्ट आता है दोस्तों आईवी। आईवी में तो शायद सब जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्होंने तो नाम सुना ही है इनके। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों आईवी। तो आईवी के अंदर देखो एक तो आता है आपका थियोपेंटेन, शायद सबने सुना हुआ होगा नाम इसका, ठीक है। जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं बच्चों ने सबने सुना हुआ होगा इसका नाम, ठीक है। तो थियोपेंटोन। और एक व्हाइट कलर का सुना होगा, एकदम व्हाइट कलर का होता है, जो बच्चे काम करते हैं ओटी के अंदर जिन्होंने कभी काम किया है, ठीक है, इमरजेंसी में काम किया है, तो उन्होंने देखा होगा कि प्रोपोफॉल का यूज़ भी करते हैं। प्रोपोफॉल का यूज़ जब इंट्यूबेट करते हैं उससे पहले पेशेंट के अंदर हम करते हैं, तो जो मसल्स हैं जो वो क्या हो जाती हैं दोस्तों, रिलैक्सेंट हो जाती हैं, तो उसमें भी करते हैं। इटोमीडेट का यूज़ करते हैं, इटोमीडेट, ठीक है। मेन तो ये तीन ड्रग यूज़ की जाती हैं। अदर्स के अंदर जैसे बेंजोडाइजेपिन, ओपोइड जो है, कीटामाइन है, उनका भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अदर्स में लिख लो, अदर जो आईवी है, मेन तो ये तीन ड्रग यूज़ करते हैं हम, थियोपेंटोन और प्रोपोफॉल और इटोमीडेट, इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेंजो जो डाइजेपिन है दोस्तों वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओपोइड्स यूज़ करते हैं, OPIOIDS, एंड कीटामाइन, कीटा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले पेशेंट का हमने क्या किया, पीएसी किया, प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया कि भाई पेशेंट जो है प्री एनेस्थेटिक चेकअप के द्वारा ये करते हैं भाई एनेस्थीसिया के लिए जो पेशेंट है ना दोस्तों सूटेबल है या नहीं है, इस पेशेंट को ये एनेस्थीसिया दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, प्री एनेस्थेटिक क्या कहलाता है दोस्तों, वो चेकअप कहलाता है। फिर उसके बाद सर्जरी से पहले वाली जो नाइट होती है उसी नाइट को हम क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को हम प्री मेडिकेशंस देते हैं, भाई वोमिटिंग है वोमिटिंग के लिए देंगे, ठीक है। उसको एंजाइटी हो रही है तो एंजाइटी के लिए देंगे, पेन है तो पेन के लिए देंगे, या फिर सीक्रेशंस है तो सीक्रेशंस को कम करने के लिए देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमें ऑक्सीजनेट करना पड़ता है पेशेंट को, क्यों, क्योंकि पेशेंट को हम इंट्यूबेट करेंगे उस दौरान ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, पेशेंट को इंट्यूबेशन वो टाइम ले सकता है, तो पेशेंट को फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, प्री ऑक्सीजनेट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों हम, कि जो
एनेस्थीसिया उसको स्टार्ट करते हैं तो इंडक्शन करते हैं, मतलब उसे किस नाम जानेंगे, इंड्यूस के नाम से जानेंगे। फिर इंड्यूस के बाद में दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, इंट्यूबेट द क्लाइंट। इसके बाद हम करते हैं इंट्यूबेट द क्लाइंट, इंट्यूबेट। अब ध्यान रखना, इंट्यूबेट करने से पहले है ना भाई जो मसल्स हैं उनको क्या किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है। तो इसके लिए मसल्स रिलैक्सेंट का यूज करते हैं, जैसे कि लेरेंजियल मसल्स रिलैक्सेंट बोलते हैं उन्हें हम, लेरेंजियल मसल रिलैक्सेंट। लेरेंजियल मसल जो रिलैक्सेंट है दोस्तों उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि सक्सिनाइल कोलिन हो गया, सक्सिनाइल कोलिन का क्या करेंगे हम, यूज करेंगे। फिर उसके बाद पेशेंट के एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल देते हैं, ईटी ट्यूब, ठीक है। ये सब करते रहे। अब क्या होगा दोस्तों, जो पेशेंट है आपको मान लो उसको इंट्यूबेट कर दिया, लेकिन आपने जो ड्रग दी है स्टार्टिंग में बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर देते हैं। अब उस ड्रग को सर्जरी के दौरान क्या रखना होता है, पेशेंट को भी मेंटेन रखना पड़ता है, उस ड्रग को भी क्या रखना पड़ता है दोस्तों, मेंटेन रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, कि भाई जो पेशेंट मान लो बीच में उठ जाए, ठीक है, तो उसको हमें मेंटेन करना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। उसके वाइटल्स को भी मॉनिटर करते रहना जरूरी होता है कि वाइटल्स तो नहीं गिर रहे हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप आती है दैट इज मेंटेनेंस, ठीक है। इंट्यूबेशन के बाद में आ गई, इंट्यूबेशन हो गई, इसके बाद होगी मेंटेनेंस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपकी मेंटेनेंस। आप नंबर डाल देना आप जो भी है। अब मान लो पेशेंट की सर्जरी हो गई दोस्तों, अब उसकी मसल्स रिलैक्सेंट हो चुकी थे, वापस से उसको हम क्या लाते हैं, नॉर्मल लाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम जाते हैं रिवर्सल के नाम से। फिर पेशेंट को हम वापस से लेके आते हैं, रिवर्सल करते हैं, और फिर पेशेंट को क्या कर देते हैं, एक्सट्यूबेशन कर देते हैं। जो ईटी ट्यूब डाली है उसको वापस से क्या कर देंगे, एक्सट्यूबेशन कर देंगे। तो ये इसकी स्टेप होती है, इस प्रकार से ये किया जाता है, ठीक है। मान लो पेशेंट है उसकी मसल्स रिलैक्सेंट हो चुकी हैं, उनको वापस से नॉर्मल लाना है, तो इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रिवर्सल के नाम से जानते हैं। और ईटी ट्यूब को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होगी यहाँ पे वो क्या कहलाई आपकी, एक्सट्यूबेशन कहलाती है। तो ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। रिवर्सल के लिए कुछ ड्रग्स भी यूज की जाती हैं, जैसे नियोस्टिगमाइन वो यूज करते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नियोस्टिगमाइन, नियोस्टिग, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ आपको जो प्रोसेस है, मेंटेनेंस, रिवर्सल और एक्सट्यूबेशन, ठीक है। वापस से आते हैं एक बार हम, सबसे पहले पेशेंट का हमने क्या किया दोस्तों, पीएससी किया, पहला काम, ठीक है। इसके बाद हमने पेशेंट को क्या दी दोस्तों, जो प्री मेडिकेशन है वो दी। प्री मेडिकेशन देने के बाद में जब पेशेंट ओटी के अंदर पहुंच जाएगा तो उस दौरान पेशेंट को क्या करेंगे, हम प्री ऑक्सीजनेट करेंगे, ओटी टेबल के ऊपर ही करते हैं। फिर उसके बाद में क्लाइंट को क्या करेंगे दोस्तों, इंड्यूस करेंगे। कई तरीके हो सकते हैं, इनहेलेशन के द्वारा भी कर सकते हैं या आईवी भी कर सकते हैं। इनहेलेशन भी दो प्रकार का होता है, गैस के द्वारा कर सकते हैं या फिर वोलेटाइल लिक्विड के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। आईवी में क्या क्या यूज करते हैं, इनहेलेशन में क्या क्या यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में सर्जरी के दौरान मेंटेन रखा जाता है उसको, फिर रिवर्सल करते हैं, और रिवर्सल के बाद क्या करते हैं दोस्तों, एक्सट्यूबेट करते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपके जनरल एनेस्थीसिया के सारे आपके कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि भाई क्या क्या चीज़ें, सॉरी जनरल एनेस्थीसिया की क्या हो गई, प्रोसेस हो गई भाई, कौन कौन सी इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, प्रोसेस होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे एक तो कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मेन जो कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर अगर आपको पूछता है तो, और एक नर्स वो किस चीज़ को असेस करेगी, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके डाल लेना। नेक्स्ट इसमें एक तो कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी फेलियर। तो एक इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। इसके अलावा सेकंड लिख लेना, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई कोई पेशेंट है दोस्तों, उसके आप किस प्रकार से असेस करोगे, तो पेशेंट की जो SpO2 उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है। जब आपके पास पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया से वापस लौट के आया हो और आपको ये पूछे कि भाई वो क्या करोगे आप ऐसे पेशेंट के अंदर, रेस्पिरेटरी फेलियर को आपको पता लगे कि उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर है या नहीं है, तो क्या करोगे, उस पेशेंट की SpO2 चेक कर लो, 95 से 100 के बीच में होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो हमको नोटिफाई करना पड़ेगा। या फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या देखेंगे दोस्तों, कोई इम्बुलेंस तो नहीं है, ठीक है। सारे जो इम्बैलेंसेज आते हैं, कई सारे इम्बैलेंसेज मैंने आपको ये अच्छे से इसके बारे में क्या हुआ है बताया हुआ है। अब एक बार हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया। तो दोस्तों कोई भी सीक्रेशन है, मान लो कोई पेशेंट है इमोबिलाइज्ड है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसके जो सीक्रेशन है दोस्तों वो जमा हो जाएंगे। तो हमें फ्रीक्वेंट पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर बार बार आप पोजीशन पेशेंट की चेंज करोगे दोस्तों, तो उससे क्या होंगे, जो सीक्रेशन वो एक जगह क्या नहीं होते, एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। और ये नर्सिंग जो एक्शन है इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। हमें इसके लिए क्या ऑर्डर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज की हमारी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे सामने, इन वोट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। अब रिकवरिंग फेज के अंदर है, वो जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया जब पेशेंट रिकवर हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कौन सी पोजीशन देंगे। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइड लाइन पोजीशन आएगा। साइड लाइन देने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो साइड लाइन देने का कारण क्या होता है दोस्तों, कि साइड लाइन जो पोजीशन है, जो ड्रेनेज जो होते हैं ना, उनका उनका ड्रेनेज में क्या करती है, जो भी सीक्रेशन जो होते हैं उनके ड्रेनेज में क्या करती है दोस्तों, उसको प्रोमोट करती है। तो इट प्रोमोट द ड्रेनेज ऑफ द सीक्रेशंस। ठीक है। दूसरी बात, जब ये पोजीशन देते हैं, साइड लाइन जो पोजीशन देते हैं, तो उस अंदर क्या होता है कि जो ये टंग जो होती है ना दोस्तों, ये एयरवे को एक्सक्लूड भी नहीं करती है। ठीक है। तो उसको भी क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है। तो इसलिए साइड लाइन जो पोजीशन दोस्तों वो दी जानी चाहिए जब पेशेंट किस में आता है, रिकवरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, स्टार लगा के ध्यान रखना। ठीक है। तो साइड लाइन पोजीशन देते हैं, कारण दो लिख लो। एक तो जो दोस्तों जो सीक्रेशंस हैं उनके ड्रेनेज को क्या करती है, इंक्रीज करती है, एक जगह जमा नहीं होते, मतलब एक्यूमुलेट नहीं होते। तो ड्रेनेज ऑफ सीक्रेशंस, ड्रेनेज ऑफ सीक्रेशंस में मदद करती है। और एक प्रिवेंट ओक्लूडिंग ऑफ रेस ऑफ ट्रैक्ट बाई टंग। में टंग है पीछे की तरफ गिर जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करे, तो उसको भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो लिख लो, देखो, जनरल एनेस्थीसिया से रिकवरिंग पेशेंट में, जनरल एनेस्थीसिया से रिकवरी पेशेंट में, रिकवरिंग पेशेंट में, जनरल एनेस्थीसिया से रिकवरिंग पेशेंट में, ठीक है, साइड लाइन पोजीशन देते हैं, साइड लाइन पोजीशन देते हैं, पोजीशन देते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम, अब ये जो चीज़ है ना दोस्तों, मैंने कई जगह देखा कि भाई हम पोजीशन कहाँ पे पढ़ाऊँ मैं आपको, तो मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैं आज है ना, अब इस टॉपिक में हम पोजीशन की बात करेंगे हम। ठीक है, कि भाई पोजीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट जितने भी पोजीशन है ना दोस्तों वो लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ड्यूरिंग हेमरोइडेक्टोमी आप कौन सी पोजीशन दोगे, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाली पोजीशन दे रखी है, देखो आप। तो ये जो पोजीशन है दोस्तों, इस पोजीशन को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं जैक नाइफ पोजीशन, जैक नाइफ पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई हेमरोइडेक्टोमी के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो आपके ऑप्शन में अगर जैक नाइफ है तो वो करोगे, अगर जैक नाइफ नहीं दे रखा तो फिर लिथोटोमी करोगे, लिथोटोमी। अगर जैक नाइफ नहीं दे रखा तो क्या करोगे दोस्तों, लिथोटोमी करोगे। लेकिन अगर जैक नाइफ दे रखा है तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपका जैक नाइफ करोगे, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों वो क्या करता है, आफ्टर हेमरोइडेक्टोमी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आफ्टर हेमरोइडेक्टोमी जो हम पोजीशन देते हैं, देखो आप इमेज देखोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी, इसलिए मैं इसमें इमेज डाल के लाया हूं। आपके माइंड में याद रखो कि भाई ये पर्सन किस पोजीशन में है। ठीक है, आफ्टर हेमरोइडेक्टोमी है तो उस ऊपर वाला आफ्टर है, ध्यान रखना, और ये वाला है ड्यूरिंग हेमरोइडेक्टोमी। तो ड्यूरिंग हेमरोइडेक्टोमी कौन से देंगे, जैक नाइफ। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो लिथोटोमी। और वैसे अगर पूछता है डायरेक्टली तो क्या लिखोगे, लेटरल या साइड लाइन पोजीशन देंगे। इसके दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग और जो पेन है दोस्तों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लीडिंग और पेन को क्या करता है, ये कम करता है। तो लेटरल साइड लाइन पोजीशन हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आफ्टर हेमरोइडेक्टोमी। और ड्यूरिंग हेमरोइडेक्टोमी पूछता है तो जैक नाइफ और लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। सीधी सी बात है भाई, जो इसोफेगस के जो कंटेंट है दोस्तों, या सॉरी स्टोमक के जो कंटेंट है वो किस में आ रहे हैं, इसोफेगस के अंदर आ रहे हैं। बैक फ्लो हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, उसको ब्लॉक करना है तो हम क्या ग्रेविटी का यूज करेंगे। अगर इस प्रकार से क्लाइंट रहेगा तो कंटेंट क्या होंगे, आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के नाम से जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखे, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन नहीं लिखे मान लो, तो वो रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन नहीं लिखेगा तो दोस्तों वो क्या लिखेगा, वो ये लिखेगा कि भाई जो पेशेंट का जो हेड है ना उसको एलिवेट करेंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिख सकता है, डायरेक्टली जरूरी नहीं है भाई वो ऐसे लिख के दे, आपको एक ही लाइन लिख के दे दे। तो वो ये भी लिख सकता है कि भाई पेशेंट का जो हेड है उसको क्या किया जाएगा, ब्लॉक लगाकर क्या करेंगे हम, एलिवेट करेंगे, या हेड बेड ऑफ हेड क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। तो उससे भी क्या होगा, हेड एलिवेट होगा तो इस प्रकार से रहेगा। तो गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होगा, वो गैस्ट्रिक कंटेंट की जो एम्पटिंग होगी वो क्या होती है दोस्तों, प्रोमोट होती है। तो ये जो पोजीशन है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ये क्या काम करती है, इंक्रीज द एम्पटिंग ऑफ
एम्प्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। जीआरडी में कौन सी पोजीशन देते हैं? गैस्ट्रिक कंटेंट, इंक्रीज द एम्प्टिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों, लीवर बायोप्सी से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी कौन सी पोजीशन देते हैं, और एक क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर लीवर बायोप्सी कौन सी पोजीशन देते हैं। ठीक है। तो देखो एक बार आप इस पोजीशन को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, ये इमेज अब आपको अच्छे से दिख रही होगी। अगर हम इस इमेज को लिखें ना तो इसको क्या लिखेंगे, देखो तो भाई इस क्लाइंट को कौन सी पोजीशन दे रहे हैं। तो पहले तो पेशेंट है दोस्तों सीधा लेटा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। तो क्लाइंट को हम कौन सी पोजीशन दे रहे हैं? सुपाइन पोजीशन दे रहे हैं, सुपाइन पोजीशन। इसके अलावा आप इस लीवर कौन सी साइड है दोस्तों? राइट साइड है। तो राइट जो अपर एब्डोमेन है उसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला पूरा एरिया क्या है? एक्सपोज है। ठीक है। सुपाइन पोजीशन विद, अभी देखो आप एक तो चीज को लिखना और एक इमेज देखने में कितना अंतर है मैं वो समझाऊंगा आपको। सुपाइन पोजीशन विद राइट साइड, ठीक है, राइट साइड अपर एब्डोमन, राइट साइड अपर एब्डोमन एक्सपोज्ड। राइट साइड का अपर एब्डोमन क्या है दोस्तों? एक्सपोज्ड। अब इसका हाथ देखो, जो इसका जो राइट जो हैंड है या राइट जो आर्म है दोस्तों, वो क्या हो रही है? इसने ऊपर उठा रखा है और उठाकर कहां लेके जा रहा है? पीछे की तरफ लेके जा रहा है। तो राइट आर्म इसकी क्या है? एंड राइट आर्म ऊपर उठी है, तो राइट आर्म इज रेज्ड, राइट आर्म इज रेज्ड। रेज्ड होकर क्या कर रहा है दोस्तों? पीछे की तरफ लेके जा रहा है। किसके पीछे की तरफ लेके जा रहा है? हेड के पीछे की तरफ लेके जा रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर की तरफ लेके जा रहा है। तो ये इसको क्या कर रहा है दोस्तों? राइट जो आर्म है उसको ऊपर उठाया, रेज और एक्सटेंड कर रहा है बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे, ओवर द लेफ्ट शोल्डर। ठीक है। बिहाइंड द, सॉरी, रेज्ड एंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड बिहाइंड द हेड, ओवर द लेफ्ट शोल्डर, ओवर द लेफ्ट शोल्डर। अब देखो इतनी मतलब कितनी बड़ी लैंग्वेज हो गई है, लेकिन आप इसमें इमेज में सोचो कि लिखा क्या हुआ है? कुछ ही नहीं लिखा हुआ। पर्सन सीधा लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन। जो एब्डोमेन उसको एक्सपोज करना है, तो राइट अपर एब्डोमेन इज एक्सपोज्ड। हाथ को ऊपर उठाना है तो अपर आर्म इज रेज्ड। इसके बाद उसको क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है। किस तरफ? लेफ्ट शोल्डर की तरफ या हेड के पीछे दे, तो बिहाइंड द हेड और ओवर द लेफ्ट शोल्डर, क्योंकि आगे से भी तो कर सकते हैं ना, इसलिए लिखा है बिहाइंड द हेड। ठीक है। बिहाइंड द हेड ओवर द लेफ्ट शोल्डर, क्योंकि यहाँ तो आगे से भी कर सकते हैं, ऐसे भी लेके जा सकते हैं, इसलिए लिखा है बिहाइंड द हेड ओवर द लेफ्ट शोल्डर। तो इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। लेकिन इमेज दे रखी, तो सीधी सी इमेज आपको 4 इमेज देके पूछ रहे इनमें कौन सी पोजीशन देंगे हम, तो इमेज की तरफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या लैंग्वेज लिखने वाला थोड़ा सा सिंपल भाषा में लिख देगा कि भाई सुपाइन पोजीशन एंड आर्म इज एक्सटेंडेड। ठीक है। ये एब्डोमेन एक्सपोज वाला नहीं भी लिखेगा तो भी, तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार कंसेप्ट से आप चीजों को जब इमेज को देखते हो ना, तो चीजें क्या होती हैं दोस्तों? जल्दी याद हो जाती हैं। अब देखो जैसे प्रोसीजर हो गया, तो प्रोसीजर के बाद में क्या होगा दोस्तों? ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो सकते हैं? इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? जैसे मान लो प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर के बाद में पेशेंट जो है दोस्तों उसकी सर्जरी किस साइड हुई है? राइट साइड हुई है। तो हम पेशेंट को क्या करते हैं? राइट लैटरल पोजीशन देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है भाई आफ्टर लीवर बायोप्सी कौन सी पोजीशन दी जा सकती है? तो एक छोटा सा इसका क्वेश्चन बनेगा, छोटा सा इसका आंसर बनेगा। तो पोजीशन अगर डायरेक्टली सिंपल से पूछा तो क्या लिखोगे? राइट लैटरल या राइट साइड लाइन? राइट लैटरल या राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे। राइट लैटरल और राइट साइड लाइन, राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे। ठीक है। राइट लाइन साइड लाइन पोजीशन हम इसको देंगे। इसके अलावा दोस्तों हम क्या लेते हैं? एक छोटा सा पिलो लेते हैं ताकि ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाए। तो और जो पंक्चर जो साइट है जहां से पंक्चर हुआ है दोस्तों, उस पंक्चर साइट पे हम क्या कर देते हैं? उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो बिलो द पंक्चर साइट हम क्या कर देते हैं कि स्मॉल पिलो क्या कर देते हैं दोस्तों? प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर रखा है, मेरे को इमेज मिली नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको क्या करेंगे दोस्तों? हम ऊपर करेंगे। ठीक है। और वो भी राइट साइड करेंगे। हम किस साइड करेंगे? राइट साइड करेंगे, क्योंकि राइट साइड हुई है सर्जरी। ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना। बस इमेज को समझाने के लिए मैं ये इमेज लेके आया हूँ। ये पोजीशन है उसकी चीज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम बता रहा हूँ। यहाँ पर ये पिलो लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लगा रखा है ना स्मॉल पिलो, ऐसे लगाते हैं थोड़े से ऊपर की तरफ, राइट साइड लगाते हैं, लेफ्ट नहीं है ना। तो एंड प्लेस ए, तो हो सकता है वो इतनी डिटेल नहीं लिखे, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले भाई कौन सी पोजीशन देते हैं, तो राइट लेटरल और राइट साइड लाइन पोजीशन भी वो लिख सकता है। लेकिन और अगर वो लिखे तो उसमें भी याद रख लेना, लिखना चाहे तो लिख लो प्लेस ए स्मॉल पिलो, प्लेस ए स्मॉल पिलो अंडर द पंक्चर साइट। जहां से पंक्चर किया था उस जगह पे हम ये करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैरासेंटेसिस है दोस्तों। पैरासेंटेसिस में तो ज्यादा टफ नहीं है। देखो ऐसे बैठी हुई पोजीशन के अंदर है ये,
हॉस्पिटल में तो आप देखते होगे पैरासेंटेसिस लेटे हुए भी कर देते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या तो उसमें ये लिखेगा दोस्तों वो कि सिटिंग अपराइट पोजीशन पैरासेंटेसिस के अंदर, सिटिंग अपराइट, सिटिंग अपराइट। एसाइटिक टैपिंग भी बोलते हैं इसे, जो एसाइटिक जो फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। तो क्या तो वो ऑप्शन में देगा सिटिंग अपराइट देगा, ठीक है। या अगर ऐसे नहीं देता तो सेमी फाउलर पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो सेमी फाउलर पोजीशन ये भी याद रख लेना, सेमी फाउलर पोजीशन। मैं आपको याद करवाऊंगा भाई बार बार ऐसे, क्योंकि आप भूल जाओगे ना। दोबारा से एक बार रिवाइज करवाऊंगा मैं, बार बार आपको याद करवा के जाऊंगा आज यहाँ से। देखो ड्यूरिंग हेमरेक्टोमी क्या आएगा, जैक नाइफ या लिथोटोमी, और आफ्टर हेमरेक्टोमी क्या आएगा, लेटरल साइडलाइन पोजीशन। जीआरडी में रिवर्स टेंडल आएगी। लीवर बायोप्सी के अंदर क्या है, सुपाइन पोजीशन रहेगी, जो राइट अपर एब्डोमेन है वो एक्सपोज्ड रहेगा, आर्म रेज्ड रहेंगी बिहाइंड द शोल्डर, वो बिहाइंड द हेड एंड ओवर द लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। तो ये लीवर बायोप्सी का हो गया। लीवर बायोप्सी के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, राइट लेटरल या साइडलाइन पोजीशन देंगे, और एक स्मॉल पिलो क्या करेंगे, प्लेस करेंगे अंडर द पंक्चर साइट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैरासेंटेसिस। तो पैरासेंटेसिस के अंदर आ जाएगा सिटिंग अपराइट या सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एनजी ट्यूब इंसर्शन का क्वेश्चन आता है। भाई एनजी ट्यूब इंसर्शन करें या फिर ड्यूरिंग इरिगेशन एंड ट्यूब फीडिंग कौन सी पोजीशन देते हैं। तो ध्यान रखना, एनजी ट्यूब अगर इंसर्शन पूछता है तो इसमें आएगी पोजीशन हाई फाउलर पोजीशन आएगी आपकी, ठीक है। कौन सी पोजीशन आएगी, हाई फाउलर पोजीशन आएगी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, कई बार शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाई फाउलर पोजीशन, ठीक है। हाई फाउलर पोजीशन आएगी इसके अंदर। लेकिन ड्यूरिंग इरिगेशन पूछे, ट्यूब फीडिंग पूछे दोस्तों, तो उस दौरान सेमी फाउलर टू फाउलर दे सकते हैं, सेमी फाउलर टू फाउलर। अब आज का मेरा क्वेश्चन दूसरा है, आपको बताना है कि सेमी फाउलर में कितना एंगल रहेगा, फाउलर में कितना रहेगा और हाई फाउलर में कितना रहेगा, ठीक है। ये बताना है मुझे आपको, सेमी फाउलर, हाई फाउलर और फाउलर, इन तीनों के अंदर मुझे आपको एंगल बताना है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गए, हाई फाउलर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, सेमी फाउलर टू फाउलर आ गया। इसके बाद आता है दोस्तों आफ्टर लेरेंजेक्टोमी। भाई लेरेंजेक्टोमी किसी भी क्लाइंट का हो गया तो उसके बाद आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे। देखो लेरेंजेक्टोमी के अंदर उसके आसपास के भी स्ट्रक्चर्स उनको भी अगर हम रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, रेडिकल नेक डिसेक्शन के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कि वो आफ्टर लेरेंजेक्टोमी लिख दे या फिर रेडिकल नेक डिसेक्शन भी लिख सकता है, रेडिकल नेक डिसेक्शन। तो ध्यान रखना इसके अंदर हम क्या सी पोजीशन देते हैं, लिखा हुआ है सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन इसके अंदर हम देते हैं। क्यों देते हैं भाई, लेरेंजेक्टोमी हुआ है तो एडिमा होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो हम एयरवे को क्या रखना चाहते हैं, पेटेंट रखना चाहते हैं, और जो एडिमा है दोस्तों उसको क्या करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो हम मेंटेन करना चाहते हैं पेटेंट एयरवे को, और एडिमा को क्या करना चाहते हैं दोस्तों, प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो लिखो मेंटेन, मेंटेन पेटेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे एंड प्रिवेंट एडिमा, एंड प्रिवेंट एडिमा, इसके लिए देते हैं ये पोजीशन। इसके बाद दोस्तों एनिमा और इरिगेशन, शायद इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिम्स पोजीशन दिख ही रही है। और कौन सी सिम्स पोजीशन देंगे दोस्तों, लेफ्ट सिम्स पोजीशन देंगे, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है, लेफ्ट सिम पोजीशन। अब क्वेश्चन कोई पूछेगा भाई क्यों देंगे लेफ्ट सिम्स पोजीशन, क्यों देंगे भाई, क्योंकि लेफ्ट सिम पोजीशन से जो भी फ्लूइड जो हम अंदर डाल रहे हैं ना दोस्तों, वो कोलोन की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है, उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ ही होता है कि हम ग्रेविटी का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यूज ऑफ ग्रेविटी यूज कर सकते हैं, जो डायरेक्शन है कोलोन की उसमें, ठीक है। तो इस पोजीशन के द्वारा क्या होता है, यूज ऑफ ग्रेविटी, यूज ऑफ ग्रेविटी इन द डायरेक्शन ऑफ कोलोन, इन द डायरेक्शन ऑफ कोलोन, डायरेक्शन ऑफ कोलोन, ठीक है, ध्यान रखना। लेफ्ट सिम्स पोजीशन हम इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं, आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी, कि भाई ब्रोंकोस्कोपी के बाद में आप कौन सी पोजीशन दोगे। तो दोस्तों ब्रोंकोस्कोपी के बाद में जो पोजीशन प्रोवाइड की जाती है दैट इज सेमी फाउलर पोजीशन है। तो इसमें दे ही रखा है, क्यों दे रखा है भाई, सेमी फाउलर पोजीशन क्यों देते हैं, ऐसे कहा जाता है कि जब ब्रोंकोस्कोपी की जाती है ना, तो जो क्लाइंट की जो स्वेलोविंग जो एबिलिटी है दोस्तों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, स्वेलोविंग एबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। और आपको पता है दोस्तों जिस भी क्लाइंट की स्वेलोविंग एबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई ना, तो उसके अंदर एस्पिरेशन के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस पोजीशन को देख के स्वेलिंग एबिलिटी के कम होने के कारण कि उस पेशेंट के अंदर हमें जो चोकिंग और एस्पिरेशन के जो चांसेस वो क्या कर दें, हम कम कर दें। तो डिक्रीज चांसेज ऑफ चोकिंग एंड एस्पिरेशन, चोकिंग एंड एस्पिरेशन, ठीक है। इसलिए
ठीक है, वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सेंटेंस लिख रखा था, बट यहाँ पर मैंने इमेज नहीं डाली, तो इधर मैंने इमेज डाल रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों थोड़ा सेंटेंसेस। थोड़ा सेंटेंसेस का भी थोड़ा सा ऐसा ही पड़ता है कि भाई लिखने में बहुत बड़ा सा लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं। भाई पर्सन क्या हुआ है, बैठा हुआ है, तो सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड, भाई बेड के साइड उसको क्या कर दो दोस्तों, बैठा दो। ठीक है, तो क्या तो ऐसे लिखेगा, सिटिंग ऑन एज ऑफ बेड। और उसके जो हैंड है ना दोस्तों, वो क्या है, सपोर्टेड है। ठीक है, क्या है, सपोर्टेड है, किसके साथ, पिलो के साथ में और कार्डियक टेबल के ऊपर। एंड हैंड सपोर्टेड ऑन, हैंड्स सपोर्टेड विद पिलो, या डायरेक्ट भी लिख सकता है, कार्डियक टेबल विद पिलो भी नहीं लिखे तो भी लिख सकता है ना, पिलो या फिर ऑन कार्डियक टेबल, ऐसे भी लिख सकता है, विद पिलो ऑन कार्डियक टेबल या ऑन कार्डियक टेबल। एक टेबल आगे लगा देते हैं, उससे हम कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई थोड़ा सेंटेंसेस के बाद में कौन सी पोजीशन दोगे, तो बाद में कोई ऐसी पोजीशन कोई वो नहीं है, जिस भी पोजीशन के अंदर पेशेंट ऐसे लगे दोस्तों कि भाई क्या है, कंफर्टेबल है, तो आप वो पोजीशन दे सकते हो। ठीक है, एक दोस्तों ये पोजीशन नहीं लिखे, मान लो वो सिटिंग पोजीशन, तो पेशेंट जो है ना दोस्तों वो अनअफेक्टेड साइड पे लेटाते हैं, मतलब जिस साइड से निकालना है हमें फ्लूइड प्लेवरल स्पेस से, उस साइड तो लेटाएंगे नहीं, क्योंकि उधर तो हमें नीडल इंसर्ट करनी है। तो दूसरी जो साइड है अनअफेक्टेड साइड से लेटाते हैं, और हेड को क्या कर देते हैं, एलिवेटेड करते हैं फाउलर पोजीशन तक। ठीक है, तो दूसरा ये भी लिख सकता है, तो ध्यान रखना, क्या तो वो लिखेगा सिटिंग ऑफ द एज ऑफ द बेड एंड हैंड सपोर्टेड विद पिलो ऑन कार्डियक टेबल, या फिर क्या लिखेगा दोस्तों कि पेशेंट इज लाइड ऑन अनअफेक्टेड साइड, और जो हेड है इज एलिवेटेड टू द फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन तक क्या रहेगा, वो एलिवेटेड रहेगा। तो ये भी लिख सकते हैं, तो दूसरा भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थोड़ा सेंटेंसेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्यूमेंट सिस्टम में तो भाई बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना। आफ्टर स्किन ग्राफ्टिंग पूछे, या बर्न ऑफ हेड एंड नेक पूछे, या फिर सर्कमफेरेंशियल बर्न पूछे, तीनों चीजों के अंदर एक चीज तो क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एलिवेट करेंगे, यहां पर भी एलिवेशन करेंगे। तो ग्राफ्टिंग के बाद में क्या है भाई, हीलिंग होनी चाहिए, तो एक तो एलिवेशन करते हैं, और एलिवेशन के साथ में इमोबिलाइज करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं। ठीक है, बर्न ऑफ हेड एंड नेक होगा, उसमें क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे हम किसको, हेड को, तो एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, जो बेड का जो हेड है उसको क्या करेंगे दोस्तों, एलिवेट करेंगे, तो एलिवेट द हेड ऑफ बेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अगर मान लो बर्न है, हेड एंड नेक का बर्न है दोस्तों, तो उसके कारण क्या होता है कि एक तो फेशियल, एक हेड और एक ट्रैकियल, इनके एडिमा होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो उस एडिमा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं हेड ऑफ द बेड को। तो इसमें लिख लो डिक्रीज चांसेस ऑफ एडिमा, बस इतना सा लिख लो। वैसे तो हर चीज की एडिमा है, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई किस किस की हो सकती है, हेड की भी हो सकती है आपकी, ठीक है, फेशियल एडिमा भी हो सकती है, या ट्रैकियल जो एडिमा है दोस्तों वो भी हो सकती है। सर्कमफेरेंशियल मतलब चारों तरफ बर्न हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, मतलब कोई भी एक्सट्रीमिटी है वो चारों तरफ हो गई, तो उसमें भी एलिवेट ही करते हैं, तो एलिवेट द एक्सट्रीमिटी, ये भी एडिमा को कम करेगी, तो एलिवेट द एक्सट्रीमिटी। ये क्या करेगा, एलिवेशन एडिमा को कम करेगा, और इमोबिलाइजेशन जो है दोस्तों वो हीलिंग को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा। इमोबिलाइजेशन क्या करता है, हीलिंग को क्या करता है दोस्तों, प्रोमोट करता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, टाइम क्या हो गया, एक सेकंड देना। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों मैस्टेक्टोमी। भाई मैस्टेक्टोमी के बाद में हम क्या करेंगे, देखो इस इमेज के अंदर आप देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, वो सब हम लिख लेंगे बस। भाई हेड ऑफ द बेड को क्या कर रखा है हमने, ऊपर कर रखा है, तो हेड ऑफ द बेड को एलिवेट कर रखा है, तो हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड। हेड ऑफ द बेड को क्या कर लिया हमने दोस्तों, एलिवेट कर लिया, कम से कम कितना कि भाई सेमी फॉलोर पोजीशन तक। ठीक है, या ऐसे लिख दो सेमी फॉलोर पोजीशन, सेमी फॉलोर पोजीशन तक क्या कर देते हैं, एलिवेटेड कर देते हैं। अब इसको दूसरे वाला हाथ देखो, इसको तो छोड़ो। ठीक है, मान लो हम मानते हैं कि सर्जरी इस तरफ हुई है, तो अफेक्टेड साइड ये है, तो जो जो हैंड है ना दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, किसके ऊपर, पिल्लो को। एंड अफेक्टेड साइड एक्सट्रीमिटी, मतलब हैंड, ठीक है, हैंड लिख लो, अपर एक्सट्रीमिटी लिख लो यार, क्या पैर ना लिख देना, अपर एक्सट्रीमिटी इज क्या क्या जा रहा है, एलिवेट किया जाता है, किसके ऊपर, पिलो के ऊपर, इज एलिवेटेड ऑन पिलो, इज एलिवेटेड ऑन पिलो। तो इसको पिल्लो के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, हम एलिवेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में भाई जो लिम्फ है ना उसका जो सीक्रेशन जो होता है ना दोस्तों, उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि लिम्फ नोड का रिमूवल किया जाता है मान लो, तो वहाँ पर सीक्रेशन जमा होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मैस्टेक्टोमी का।
पूछा जाता है कई बार। तो हेड ऑफ द बेड को एलिवेट कर रहे हैं, साथ में जो अफेक्टेड जो साइड की जो अपर एक्सट्रीमिटी है दोस्तों उसको भी क्या कर रहे हैं हम एलिवेट कर रहे हैं, किसके ऊपर हम पिलो के ऊपर। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन, पेरिनियल और वेजाइनल डिलीवरी के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आते नहीं है आजकल, तो थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछने लग गए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आएगा लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन देते हैं दोस्तों? लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। पेरिनियल और अगर वेजाइनल डिलीवरी है या फिर वेजाइनल प्रोसीजर है, सॉरी मैंने डिलीवरी लिखा है इधर, प्रोसीजर लिखो, प्रोसीजर, प्रोसीजर लिखो आप। ठीक है, मैंने डिलीवरी का लिख दिया पेरिनियल डिलीवरी लिख दिया, तो इसको करेक्ट करो आप। पेरिनियल एंड वेजाइनल क्या आएगा दोस्तों? ये प्रोसीजर आएगा। इसके बाद में है ना, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी जो भी चीज ब्रेन से ज्यादातर रिलेटेड होती है ना उसमें हेड को हम एलिवेट करते हैं, क्योंकि आईसीपी जो है ना उसके चांसेस को क्या करना चाहते हैं दोस्तों? कम करना चाहते हैं। जैसे हाइपोफाइसेक्टोमी है, ठीक है, हाइपोफाइसेक्टोमी मतलब क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल हो गया। तो जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड दोस्तों उसको अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो हम आईसीपी बढ़ने का क्या होता रहता है? रिस्क रहता है। तो इसलिए हम हेड ऑफ द बेड को क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द बेड को एलिवेट, हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड। ठीक है, ध्यान रख लेना। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, आपको मैंने एक जगह लिखा रहा हूं मैं ताकि आपको याद नहीं है चीजें। थायराइडोटोमी में क्या देते हैं दोस्तों? थायराइडोटोमी के बाद सेमी फॉलोअर टू फॉलोअर पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर्स टू फाउलर्स पोजीशन। क्यों क्यों देते हैं? कि भाई जो भी स्वेलोइंग है या जो एडिमा है जो नेक एरिया के अंदर वो क्या हो? कम हो। और इसके अलावा हम कोशिश करते हैं वो पेशेंट को ये बताते हैं भाई जो नेक है ना उसको आप ज्यादा क्या नहीं करना, एक्सटेंशन नहीं करना, नहीं तो जो फ्यूचर लाइन है दोस्तों उसको ब्रेक होने के क्या रहते हैं? चांसेस रहते हैं। तो एक तो ये ध्यान रख लेना, सेमी फॉलोअर टू फाउलर पोजीशन। और एक किस चीज को अवॉइड करना है? अवॉइड नेक फ्लेक्शन। ठीक है, किस चीज को अवॉइड करना है? अवॉइड एक्सटेंशन, सॉरी नेक एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पर सूचर लगे होंगे तो जो सूचर जो होते हैं दोस्तों उनके ब्रेक होने के क्या रहते हैं? उसमें चांसेस रहते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन तो एक बार पूछा ही गया है, सीओपीडी के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं? तो ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं सीओपीडी के अंदर। ठीक है, जो पेशेंट है वो बैठा हुआ है, सीटिंग है देखो, और इसके बाद आगे की तरफ क्या हुआ है दोस्तों? झुका हुआ है, तो इसको बोलते हैं सीटिंग लीनिंग फॉरवर्ड। इसको अगर इस पोजीशन को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो कैसे लिखूंगा? सीटिंग, बैठा हुआ है, आगे की तरफ झुका हुआ है, तो सीटिंग लीनिंग फॉरवर्ड। तो आगे की तरफ क्या है? सपोर्ट लिया हुआ है इसने। ठीक है, जो आर्म जो है इसकी वो सपोर्टेड है, किसके ऊपर सपोर्टेड है दोस्तों? कई सारे पिलो रखे हुए हैं, और जो बेड साइड जो टेबल है, ठीक है, ओवर बेड जो टेबल है दोस्तों उसके ऊपर उसने क्या कर रखे हैं? आर्म को क्या कर रखा है दोस्तों? सपोर्टेड कर रखा है। तो ये बस लिख लो, एंड क्लाइंट आर्म, एंड क्लाइंट आर्म सपोर्टेड, क्लाइंट आर्म सपोर्टेड ओवर द सेवरल पिलो ऑन। ठीक है, बेड साइड टेबल लिखा हो सकता है, ओवर बेड टेबल लिखा हुआ सकता है, कार्डियक टेबल भी लिख देते हैं कई बार, ओवर बेड टेबल। तो उसके अंदर हम कौन सी पोजीशन देंगे दोस्तों? ऑर्थोपोनिक पोजीशन देते हैं। इसके बाद दोस्तों एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। ठीक है, आपको पता है कि जो वेसल्स जो डायलेट हो जाती हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। तो एक कंडीशन आ जाए भाई एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, इसका पूरा नाम है एब्डोमिनल एन्यूरिज्म रिसेक्शन, ये सर्जरी है। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, मान लो फिर भी पूछ ले कि भाई क्या है, तो इसमें भी क्या करते हैं दोस्तों? जो हेड है ना उसको हम क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं। बट उसमें भी ध्यान रखना चाहता है, ध्यान रखा जाए कि उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, भाई बहुत ज्यादा एलिवेट भी नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप एलिवेट करो तो दोस्तों 45 डिग्री तक क्या कर सकते हो? उसको एलिवेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो ग्राफ्ट जो लगाते हैं ना उसके जो फ्लेक्शन है ना दोस्तों उसको हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं कि भाई जो ग्राफ्ट है वो क्या नहीं मुड़े नहीं। तो इसलिए पेशेंट का हेड को जो एलिवेट भी करते हैं तो उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने तक लिमिट किया जाता है? 45 डिग्री तक। ठीक है, तो इसमें लिख लो लिमिट, लिखो लिमिट एलिवेशन ऑफ द हेड ऑफ बेड, ऑफ द हेड ऑफ द बेड टू 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री तक, या फिर डायरेक्टली लिख सकता है वो फाउलर पोजीशन भी लिख सकता है। भाई फाउलर पोजीशन तक ज़्यादा नहीं करोगे, अब आप हाई फाउलर पोजीशन दे रहे हो, इतना ज़्यादा लिमिट नहीं करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो ग्राफ्ट हुआ है उसको क्या हो? उसका फ्लेक्शन हो, टू अवॉइड फ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट, ठीक है, कई सारे हो गए आज तो। थोड़ा सा इनको ना दिन में 3-4 बार पढ़ो, बस पढ़ोगे याद हो जाएगा। ऐसे कोई इतना टफ नहीं है कि आप सोचो कि भाई याद नहीं हो रहा सर। एम्पुटेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है भाई, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसको अब जब एम्पुटेट किया जाता है तो स्टार्टिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए?
तो एक दो तीन चीज़ें इसमें लिखना पड़ेगा आपको। लिखो, एक तो दोस्तों जो एंड जो है, लोअर एंड है बेड का, उसको हम क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। तो एलिवेट द फुट ऑफ बेड, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करते हैं ना, एलिवेट द फुट ऑफ बेड, ठीक है। इसके अलावा जो बचा हुआ जो पार्ट है एम्पुटेशन के बाद, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंप बोलते हैं उसको हम। तो जो स्टैंप है ना, उसको हम पिलो पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा पिलो नहीं लगाते, क्योंकि भाई उसको आपने क्या कर दिया, ज़्यादा ही एलिवेट कर दिया। क्योंकि ज़्यादा एलिवेट करने के कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स के नाम से जानते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है। एंड लिख लो, स्टम्प इज सपोर्टेड, स्टम्प इज सपोर्टेड। तो स्टम्प उसको सपोर्टेड किया जाता है पिलो लगा के, विद पिलो, विद पिलो, विद पिलो। बट ज्यादा एलिवेट नहीं किया जाता, ये भी ध्यान रखना, बट नॉट एलिवेटेड, बट नॉट एलिवेटेड। क्यों नहीं एलिवेट किया जाता, क्योंकि रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स रहता है, रिस्क ऑफ फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स रहता है, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स, सी टी वाली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम पेशेंट को क्या करते हैं कि दिन में 2 से 3 बार क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन भी देते हैं इसमें, ठीक है। चलिए ये भी लिख लो, चलो लिखो, प्रोवाइड प्रोन पोजीशन 2 to 3 टाइम्स पर डे। कितनी देर के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए, ठीक है, फॉर 20 to 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट के लिए देते हैं, ठीक है। प्रोन पोजीशन दिन में 2 से 3 बार। तो ये कुछ पोजीशंस थी, कुछ पोजीशंस हम और बात करेंगे, अगर आगे कभी आएगा तो कोई भी पोजीशन आएगा तो मैं कुछ और पोजीशंस आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हमने देखी, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको 2-3 बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी दोस्तों, आपको याद हो जाएंगी। तो एक बार हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो भाई कोई भी पेशेंट है वो क्या हो रहा है दोस्तों, रिकवर हो रहा है एनेस्थीसिया से, तो हम उसको कौन सी पोजीशन देते हैं, साइड लाइन पोजीशन देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कि भाई इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन कौन सा हो सकता है, कि जो सीक्रेशंस हैं उसके लिए तो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द पोजीशन होता है, उससे एक्यूमुलेशन ऑफ सीक्रेशन नहीं होगा। एक क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि जो नियर ड्राउनिंग ओशियन के अंदर होते हैं उन पेशेंट के अंदर किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं, पल्मोनरी एडिमा के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कोई भी पेशेंट के अंदर सबम्यूकोसल रिसेक्शन अगर सर्जरी हुई है दोस्तों, तो उसके अंदर एक्सपेक्टोरेशन ऑफ जो ब्लड है दोस्तों, वो देखने को आपको क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए, ठीक है। कल की क्लास के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। ये नहीं है यार, अगर मिल जाता है तो 100 थी ना, है नहीं अभी वो तो। चलो कल वाले क्वेश्चंस में फिर कभी कराऊंगा आपको रिवाइज, अभी वो मुझे क्लास दिख नहीं रही है शायद इसमें, 100th क्लास थी हमारी, कहाँ गई। इसमें देखता हूँ लास्ट में हो, यही है। तो एक ही क्वेश्चन था दोस्तों कि भाई गामा ग्लोबुलिन जो है वो क्यों लगाया जाता है, तो जो एंटीजन है वो न्यूट्रलाइज किए जाते हैं किसके द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा, जो कि सप्लाई किए जाते हैं। एक जो क्वेश्चन था दोस्तों वो ये था कि भाई कोई एक पेशेंट है, उसको आपको पैसिव इम्यूनिटी देनी है, मिनिमल एलर्जिक रिएक्शन होनी चाहिए, उसको अपना इम्यूनाइजेशन स्टेटस अननोन है और कंटामिनेटेड वुंड है, तो उसको क्या दोगे, तो ह्यूमन टिटनस एंटीटॉक्सिन देते हैं, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, ये हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि क्यों दिया जाता है भाई कोई भी पेशेंट को टिटनस एंटीटॉक्सिन क्यों दिया जाता है, ताकि जो एंटीबॉडी जो टाइटर वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे 2 क्लासेस के। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, मुलाकात होगी, जब तक सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।